नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। तो देखिए आज इस वीडियो में चर्चा होगी कि 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब बीजेपी भी अंदर अंदर बैठक कर रही है। तो क्या अब तय हो गया है कि 4 जगहों पर जहां पर उपचुनाव होना है वहां पर किसके खाते में कौन सी सीटें आएंगी? क्योंकि आपको बता दें कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। देखिए इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अचानक से राजनाथ सिंह ने अपना प्लान क्यों बदल दिया है। हम आपको बताएंगे कि अब बिहार नहीं आ रहे हैं राजनाथ सिंह, वजह क्या है, इस पर भी चर्चा होगी। देखिए चर्चा होगी शिक्षा विभाग पर भी। देखिए आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है और एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। 28 प्रिंसिपल का वेतन रोक दिया गया है। माजरा क्या है, इस पर भी बातचीत होगी। देखिए हम आपको ये भी बताएंगे कि खबर तो ये भी आ रही है कि शिक्षा विभाग के नए एसीएसएस सिद्धार्थ को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। वो जिम्मेदारी क्या है ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और अंत में हम बात करेंगे झारखंड की, अंत में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरयू राय के मुलाकात की। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी शुक्रिया जी। सबसे पहले तो रवि जी हम आपसे समझना चाहेंगे कि खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने बीते दिन बड़ी बैठक की है। क्या कुछ चल रहा है? खबर तो ये भी आ रही है कि 4 जगहों पर जहां उपचुनाव हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा हुई है अंदर में। देखिए निश्चित रूप से जो भी हम लोग कह रहे थे कि जो क्वार्टर फाइनल का मैच हुआ उसमें एनडीए को बड़ा झटका लगा। बिल्कुल इंडिया को भी लगा झटका, लेकिन एनडीए को बड़ा झटका लगा। तो इसलिए कहीं आत्ममंथन और चिंतन का विषय है कि अब जो है सो सेमीफाइनल होने जा रहा है, उसके बाद ही फाइनल होगा। तो 4 सीट पर सेमीफाइनल होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, तो ये 4 सीट में इन लोगों को कब्जा करना है। नहीं कब्जा करेंगे तो ये फिर लोग का 2025 में जो चुनाव होगा, जो फाइनल होगा उसमें ये लोग खुश हो जाएंगे। तो यही तैयारी को लेकर के जो सो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक है, तमाम लोग बैठ करके मीटिंग, सीटिंग, गेटिंग, मैराथन मीटिंग हुई है। बिल्कुल जी। तो वो उसमें पुख्ता खबर है। बिल्कुल जी। तो वो उसमें तरारी, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, हालांकि वो हार गई थी यहाँ से। रामगढ़, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, वह भी लूज कर गई थी। बेलागंज, वह भी लूज कर गई थी। इमामगंज, वहां से जो है सो इस बार जीतन राम मांझी अब तो एमपी बन गए हैं। हाँ, तो वो एक सीट वहां से इनको इस बार भी लेना है, तभी जाके चारों ये लेंगे, तब कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो इसीलिए मंथन चिंतन इन लोगों का चल रहा है। और ये क्या कुछ तय हुआ है कि एनडीए में किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? देखिए ये जो पिछली बार जैसे हम बताए कि तरारी से भारतीय जनता पार्टी लड़ी और रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी, दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी लूज कर गई थी। बिल्कुल। तो इस बार ये तैयारी है कि दोनों सीट पर हम कब्जा करें। अच्छा, हम कब्जा करें, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों सीट पर दावा ठोक सकती है भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दावा ठोकेगी, क्योंकि उसका परंपरागत ट्रेडिशनल रहा है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। बेलागंज से जेडीयू वहां से लड़ती रही है, इसलिए बेलागंज जेडीयू को मिलेगा, इसमें भी कोई दो। बेलागंज जेडीयू के खाते में जा सकता है। हाँ बिल्कुल। अब रही बात इमामगंज, जो जीतन राम मांझी की सिटिंग सीट है, तो वह वहां पर से वो अपने पुत्र को लड़ाने की बात है। और वो माने जाएगा, पुत्र को लड़ाए या जिसको लड़ाए, लेकिन वो एक जाएगा, वो हम के खाते में जाएगी, वो खाते में हो जाएगा, वो एनडीए के। जी। तो ये इस तरह से तैयारी है इन लोगों की। 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट। तो क्या सहमति बन गई है रवि जी इसको लेकर? नहीं, अभी देखिए 1-2 राउंड की बातचीत होगी, उसके बाद ही सहमति बनेगी। ऐसा अभी नहीं, सब अभी तो इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की बात हुई है, अंदर खाने में बात हुई है। अब एनडीए की बैठक होगी, एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार के साथ में बैठक होगी, उसके बाद ही कुछ तय तमन्ना होगा कि कैसे कैसे करना है, तभी जाकर के बात बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी इन 4 सीट पर, जहां पर सेमीफाइनल
का मैच खेला जाना है, जहां पर सेमीफाइनल का मैच खेला जाना है। और आपको मालूम है कि तैयारी है फाइनल्स की, यानी कि तैयारी है विधानसभा चुनाव 2025 की। लेकिन इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पर भी जिक्र होगा कि राजनाथ सिंह जो बिहार आने वाले थे, राजनाथ सिंह जिनका आगमन बिहार होने वाला था 18 तारीख को, ऐसा क्या हो गया है रवि जी कि अचानक से वो प्लान कैंसिल हो गया है और अब बिहार नहीं पहुंचेंगे राजनाथ सिंह? वजह क्या है, मामला क्या हो गया? देखिए 18 तारीख को निश्चित रूप से भाजपा की विस्तारित कार्य समिति की बैठक होने वाली थी स्टेट की जी। तो ये बिहार भाजपा की, बिल्कुल। तो वो राजनाथ सिंह को आना था, राजनाथ सिंह के आने की सब तैयारी हो गई थी, लेकिन जैसा जानकारी है कि वो अस्वस्थ हो गए और वो अस्वस्थ उनका ठीक नहीं रहने के कारण उस कारण से वो नहीं आ रहा 18 को, तो इसलिए अब ये भी कंफर्म खबर है जो आपको सबसे पहले लाइव सिटीज बता रहा है कि बिहार नहीं आ रहे हैं राजनाथ 18 को। अब तो जी। उनकी जगह पर अब कौन आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या था, राजनाथ सिंह एक टिकट से कई चीज साधने वाले थे, जो राजपूत की नाराजगी की बात। बिल्कुल, तो वो राजनाथ सिंह अगर यदि आते तो वह उससे सधता हुआ दिखाई पड़ता, तो यह एक टिकट पर कई खेल होता। हाँ, तो वो जो है सो निश्चित रूप से राजनाथ सिंह जब नहीं आ रहे हैं तो यह अब देखने वाली बात होगी कि 18 को क्या होता है, कौन आते हैं, या फिर डेट भी आगे पीछे होता है, क्या होता है यह, क्योंकि राजनाथ सिंह का आने का मतलब एक लाउड एंड क्लियर मैसेज था राजपूत समाज में कि वह जो जोल्ट जो लगा है, जो नाराजगी है, वो नाराजगी दूर करने के लिए खुद बिहार आ रहे थे राजनाथ सिंह। और अब बिहार क्यों नहीं आ रहे हैं राजनाथ सिंह, हमने इस पर भी बातचीत की है। यानी कि बड़ा कार्यक्रम 18 तारीख को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में होने जा रहा है रवि। बिल्कुल बिल्कुल। और इस कार्यक्रम के पीछे का क्या मकसद है? ये भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक हम बताए ही उसी के लिए था, लेकिन हजारों हजार लोग आ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो उसमें जी उसके बहाने साधना निशाना कहीं और था। वही हम बताए कि राजनाथ सिंह आते तो कई सारे निशाना साधा जाता, कई निशाना साधा जाता। जी, वो जो जोल्ट की बात हम कर रहे हैं, जोल्ट जो चुनाव में जो जोल्ट लगा लोकसभा के चुनाव में बिहार में, एटलीस्ट तो उसी को यह पाटने, उसी को साधने की कवायद होती है राजनाथ सिंह के, यानी कि जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को और कंट्रोल करने के लिए बिहार आने वाले थे राजनाथ सिंह, लेकिन अब बिहार नहीं आएंगे राजनाथ सिंह। सबसे पहले ये खबर आपको लाइव सिटीज ही बता रहा है। देखिए अब हम चर्चा करेंगे शिक्षा विभाग पर रवि जी। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। अब किस पर शिक्षा विभाग का डंडा चल गया है? कई शिकायतें मिल रही थी जिसके बाद कार्रवाई हुई है। किसने की है कार्रवाई और किस माजरे में कार्रवाई हुई है? देखिए वो 28 प्रधानाध्यापक हैं, तो वो उन लोग एमडीएम मिड डे मील मध्याह्न भोजन जिसको कहते हैं, उसी को लेकर के अनियमितता पाई गई। उसमें अनियमितता हमेशा पाई जाती है, कोई नई पहली बार नहीं है, लेकिन ये जो है सो इन लोगों पर गाजगिरी है, ये अब उनसे मांगा गया है। अब उनसे जब कारण बताओ पूछा जाएगा, उसके बाद होगा। तो यह एक बड़ा मामला सामने दिखाई पड़ रहा है प्रधानाध्यापकों के लिए। ये एक कठिन दौर होगा इन लोगों से जब सवाल मिथिलेश मिश्र ने ये एक्शन लिया है। हाँ, उन्हीं की जिम्मेवारी तो वो मिथिलेश मिश्रा ने ही मिश्र ने एक्शन लिया है। कई शिकायतें भी मिली। कितनी शिकायतें मिली? 573 शिकायत है। तो वो उन शिकायतों पर भी वह जो है सो काम मिथिलेश मिश्र ने उस पर भी जवाब मांगा है। बिल्कुल जी। तो यह अब ये देखने वाली बात है कि इस पर कब तक कैसे जवाब आता है और क्या शिक्षा विभाग उस पर एक्शन उस पर होता है। लेकिन गाज तो गिर गई है। 28 प्रधानाध्यापकों पर गाज गिरी है। बिल्कुल। 13 जून से लेकर 11 जुलाई तक शिकायत मिली थी। 500 से ज्यादा शिकायतें आई थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जी। यानी कि शिक्षा विभाग लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। यानी कि के पाठक के जाने के बाद भी एक्टिव है शिक्षा विभाग, एक्टिव है सिद्धार्थ। देखिए सिद्धार्थ भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेज और तर्रार अधिकारी हैं। कोई वो ठीक है, वह के पाठक दूसरे वाला स्टाइल नहीं है, इनके काम करने इनका अपना स्टाइल है। ये बिल्कुल ये फ्लेक्सिबल काम करते हैं और यही इनके काम की कार्यशैली की खूबसूरती भी है कि सब लोगों को साथ लेकर के जोड़ करके चलते हैं। तो लेकिन काम तो यह
चाहेंगे कि आउटपुट निकले, ऐसा नहीं कि आउटपुट नहीं निकलेगा और ये छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। आउटपुट ये खोजते हैं, ये सबसे, क्योंकि अपने भी 100% जब देने को तैयार है तो निश्चित रूप से अगले से भी 100% लेना चाहेंगे। अगर 100% आउटपुट नहीं आएगा तो निश्चित रूप से वो गाज गिरेगी और लगातार लाइव सिटीज आपको बता भी रहा है कि डंडा चल रहा है, गाज गिर रही है और एक्शन भी लिया जा रहा है। देखिए, हमने जिक्र कर दिया है शिक्षा विभाग के नए एसीएस एस सिद्धार्थ का खबर मिल रही है रवि जी कि एस सिद्धार्थ को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। अब कौन सी जिम्मेदारी मिल गई है सिद्धार्थ? देखिए, शिक्षा विभाग में ही सचिव हैं जी, वो बैद्यनाथ यादव को, उनको जो है सो मुक्त किया गया है। मुक्त किया गया है? अब बता रहे हैं, उनको मुक्त करके एस सिद्धार्थ को एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का जो है सो डायरेक्टर बनाया गया है उनके स्थान। तो ये एक और एडिशनल उनको चार्ज दिया गया, जैसे एसीएस हैं, फिर ये है, फिर अन्य भी उनको चार्ज है। तो ये एक और उसमें एड ऑन हुआ है, एक और जुड़ा है, उनको एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाया गया है। एन सिन्हा प्रतिष्ठित संस्थान है, हाँ, वो रिसर्च एंड शोध के लिए वहां पर होता है। तो एन सिन्हा में इनको एक और जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी इनको दी है। बैद्यनाथ यादव को पहले थे सेक्रेटरी थे, तब उनको हटा करके इनके जगह पर इनको दिया गया। इनको जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि शिक्षा विभाग में लगातार एक्टिव है सिद्धार्थ और लगातार जो है वो कार्रवाई भी हो रही है और लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है। देखिए, अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरयू राय के मुलाकात के पीछे की बड़ी वजह क्या है। बीते दिन एक और बड़ी खबर आई थी रवि जी, और आपने देखा था कि कैसे सरयू राय ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी। कैसे देखते हैं इस तस्वीर को और क्या कुछ लगता है कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है राजनीति में? देखिए, निश्चित रूप से सरयू राय और नीतीश कुमार कोई नए नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से जानते हैं। और ये सरयू राय जब झारखंड और बिहार एक हुआ करता था, उस समय यह बिहार विधान परिषद के सदस्य भी थे। बिल्कुल। तो वह कालखंड था 1988, 1988 में वह एमएलसी थे। सरयू राय बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी थे, तो यही थे बिहार विधान परिषद में, तो हम जानते भी हैं उनको। खैर, एनीवे, अब जो है सो वह झारखंड से, वो साइंस कॉलेज के भी स्टूडेंट रहे हैं, वो तो जेपी मूवमेंट में भी काफी यहीं के रहने वाले, बिहार के ही रहने वाले भी हैं, तो इसलिए भोजपुरी भाषा भाषी भी हैं। अच्छा जी, भोजपुरी भी काफी अच्छी बोलते हैं। भोजपुरी भाषा भाषी है, मदर टंग ही उनका, इसलिए वह कोई बात नहीं है। देखिए, सवाल है कि ये 2005 में जमशेदपुर से यह चुनाव लड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है सो फिर जमशेदपुर पश्चिम, फिर वो इस बार जो है सो लड़े जमशेदपुर पूर्वी से। ठीक है। तो ये पूर्वी से भी लड़े। हाँ। पूर्वी से रघुवर दास को इन्होंने हराया। जी, बीजेपी से टिकट चाहते थे, नहीं मिला। लेकिन बीजेपी ने जो है टिकट नहीं दी, धोखा दे दिया, जिसके बाद सरयू राय निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े। ये ताल ठोक दिया और मैंने रघुवर दास को उन्होंने हरा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विजयी रथ को रोक दिया। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। और देखिए, फॉर्डर स्कैम में यह बहुत बड़ा काम इन्होंने किया था। फॉर्डर स्कैम में जी। तो चारा घोटाले का जो मामला था, उसमें भी इनकी भूमिका अहम थी। तो यह निश्चित रूप से इनका आना, नीतीश कुमार से मिलना, बड़ा ट्वीट करना, क्या दिखाता है, क्या होने जा रहा है? अब तो जैसी जो इनका जो ट्वीट है, जो पोस्ट है, वो पढ़ने देखने से तो अब लग रहा है कि नीतीश कुमार अब जो है निश्चित रूप से झारखंड में जो चुनाव इस बार होने जा रहा है विधानसभा का, वह सरयू राय के साथ मिलकर के वहां पर ताल ठोकेगी, अलायंस करेगी, और तब वहां पर एक और मजबूत आपको फिर बीजेपी क्या करेगी? हाँ। इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी रवि जी। बिल्कुल। देखिए, तो सरयू राय जो है सो कभी भारतीय जनता पार्टी में झारखंड में मजबूत स्तंभ हुआ करते थे। तो आज के डेट में अब ऐसे, यानी कि जिसने बीजेपी से बगावत की, वो आए अंत में नीतीश कुमार के शरण में। नहीं, शरण में नहीं। देखिए, नीतीश कुमार से उनकी मित्रता भी है, तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी एक मजबूत स्तंभ झारखंड में चाहिए। तो वह एक्सपेंशन करना भी है, विस्तार करना भी है संगठन का। जेडीयू का यह मूल बिल्कुल उद्देश्य भी है कि उनका जितना भी मैक्सिमम, तो बगल में पड़ोसी राज्य है और वो चाहते भी हैं कि एक्सपेंशन होना, तो निश्चित रूप से नए तेवर, नए कलेवर के साथ में जेडीयू जाएगी वहां। और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हुए हैं, तो वह
तमाम ये लोग झारखंड में सरजू राय के नेतृत्व में वहां पर काम होगा और मिलजुल करके वहां बेहतर परफॉर्मेंस इस बार एनडीए करती हुई दिखाई पड़ेगी झारखंड में आपको। चलिए, तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है रवि उपाध्याय जी ने। तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको बताया है कि क्या कुछ अहम हुआ है बीते दिन और क्या कुछ आज अहम होने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।